जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और चूँकि ईद से पहले का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, ईद से पहले, बाकी ईद के बाद होंगे, तो इसलिए आज पढ़ेंगे भी हम थोड़ा ही। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 2 जो है इसको मुकम्मल डिस्कस करने के बाद इसका टेस्ट देखेंगे, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ईद के लिए फिर मैं आपको काम भी दूंगा, एक टास्क दूंगा जो आपने करना है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि ईद डेज़ में मैं कुछ पास्ट पेपर अपलोड कर दूं आपके इसी campus.pk पे कंप्यूटर साइंस के, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। उसमें से जो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ हैं वो आप पिक कर लीजिएगा, यानी जितना हमने पढ़ लिया है उसको देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारी कितनी हमने कर ली है, मैंने कितनी आपको करवा दी, आपकी कितनी हो गई है। ठीक है, और बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो जब हम कोर्स कर लेंगे उसके बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो मैं इमेजेस अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे और आंसर जो है वो फिर मैं आपको बाद में अपलोड करूंगा, पहले आप उसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे आंसर बताऊंगा, आप आंसर भी देख लेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है चूंकि चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 है बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में बेसिक बुनियादी बातें कौन सी हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डेटाबेस में इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक हो गया, सो डेटाबेस बेसिकली हमने पढ़ लिया था क्या होता है। अब जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन कंप्यूटर, आज के जो डेटाबेस है उसकी बात हो रही है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पहले होता था, फाइल सिस्टम होता था, रजिस्टर्स वगैरह के ऊपर डाटा स्टोर किया जाता था। एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, एक रवायती फाइल सिस्टम था जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अब जो है वो हमारे पास कंप्यूटर में डाटाबेस स्टोर होता है और हमारा जो टेबल है उसकी शक्ल में डाटा स्टोर होता है। अब मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कल एक एमसीक्यू आया था तो मुझे आप पूछ रहे थे कि सर रो में जो है रिकॉर्ड कैसे स्टोर होता है, तो रिकॉर्ड और रो जो है इनकी डेफिनेशन आज मैं बताऊंगा। एक डिटेल इसका जो है ओवरव्यू देखेंगे। आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस बेसिकली है क्या। वैसे तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, आज तो ईकैट का चूंकि हमारा सेशन चल रहा है, लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह ताला आज डेटाबेस के वाले से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर में हम डेटाबेस कैसे स्टोर करते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर में जब डेटाबेस स्टोर करना होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर किया जाता है, एक टेबल के शक्ल में डाटे को स्टोर किया जाता है। अब वो जो टेबल होता है, फर्ज करते हैं एक स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ और आप इसको ज़रा समझें। फर्ज करते हैं ये एक स्टूडेंट का टेबल है और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंटिटी है। हमने पढ़ा था ना एंटिटी क्या होती है, जिसके बारे में डाटा टेबल में डाटा स्टोर हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंटिटी है। फर्ज करते हैं ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, रोल नंबर ये उसका नेम है, ये क्लास और ये फोन। ठीक हो गया, इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसमें डाटा स्टोर करते हैं। अब ये जो आपको वर्टिकल डायमेंशन नजर आ रही है, अब आपको पता है कि टेबल के अंदर, ये हमने एमएस वर्ड में ही पढ़ा था, टेबल में जो वर्टिकल डायमेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब वो कहता है कि पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब भी आपने टेबल का नाम रखना है तो टेबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए और टेबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो रीडेबल हो। मतलब ऐसा नहीं करना आपने कि टेबल का नाम रख दे 1 2 3 ABC XYZ। ठीक है, तो टेबल का नाम आपने वो रखना है जो कि देख के पता लगे, मतलब आपने उस फाइल को भी ओपन नहीं किया। टेबल बेसिकली फाइल होती है। ठीक है, ये याद रखना। फाइल हम ओपन करेंगे तो टेबल सामने नजर आएगा ना, एक फाइल बनी होती है, हम उसको ओपन करते हैं, आगे टेबल ओपन होता है। तो वो कहता है फाइल का नाम देख के हमें पता लग जाए कि इसके अंदर डेटाबेस किस, मतलब इसके अंदर रिकॉर्ड किस चीज के बारे में स्टोर हुआ है। लाइक अगर मैं टेबल का नाम यानी फाइल का नाम स्टूडेंट रखता हूं तो इसको ओपन किए बगैर मुझे पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो फाइल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो कि पढ़ने के काबिल हो। ये नहीं कि आपने 1 2 3 XYZ रख दिया, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें नुकसान ही होगा। हम जब भी उसको ओपन करेंगे तब हमें पता लगेगा, वैसे पता नहीं लगेगा। उसके बाद वो कहता है कि जो आपने ये कॉलम्स हैं, कॉलम्स, इन कॉलम्स में हम हमेशा फील्ड के नाम लिखते हैं। ये फील्ड्स हैं, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, फोन नंबर वगैरह, ये फील्ड्स हैं। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अस्मा, उसका रिकॉर्ड है, उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, फील्ड्स हैं। अस्मा की उससे रिलेटेड सारी की सारी फील्ड्स हैं। ठीक हो गया, तो फील्ड जो है वो किस डायमेंशन में लिखी जाती है, वर्टिकल डायमेंशन में लिखी जाती है, यानी कॉलम्स की शक्ल में लिखी जाती है। इस तरह नहीं लिखते क्योंकि रूल है, ऐसे भी कोई अगर चाहे तो लिख सकता है, मसला कोई नहीं, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लिखना ही रूल है, ऐसे ही लिखना चाहिए, तरीकाकार ये है। ठीक है, प्रोफेशनल जो वे है वो यही है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रो, ये जो रोज हैं इसमें हम क्या लिखते हैं, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, नेम है अस्मा,
क्लास है 12, फ़ोन है 1 2 3 लेट्स सपोज। अब ये क्या है, ये जो एक रो है इसमें क्या लिखा हुआ है, अस्मा का रिकॉर्ड है। क्या है, रिकॉर्ड है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें फील्ड की और रिकॉर्ड की, ये मैंने कल आपको बताया था। फील्ड की डेफिनेशन ये है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, ये याद रखना है, कैरेक्टर्स रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, मतलब ये रोल नंबर है RN। यहाँ पे इस पूरी फील्ड के अंदर ये एक फील्ड है, ये नेम एक फील्ड है, क्लास एक फील्ड है, फोन एक फील्ड है। इस पूरी फील्ड में रोल नंबर ही होगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसा ही है ना, मतलब ये जितना मर्जी टेबल एक्सपेंड कर दें, इस पूरे कॉलम के अंदर रोल नंबर ही होगा, इस पूरे कॉलम के अंदर नेम ही होगा। तो ये रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, ये सारे रिलेटेड हैं, सारे के सारे रोल नंबर होंगे, तो इसे कहते हैं फील्ड। अच्छा, रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड कहते हैं रिलेटेड फील्ड्स को, मिलती जुलती फील्ड्स। मतलब ये जो रोल नंबर है अस्मा का ही है, क्लास भी अस्मा की है और फ़ोन भी अस्मा का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, फ़ोन, ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। किससे रिलेट कर रही हैं, सारी की सारी अस्मा से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पहला रिकॉर्ड है, इसे हम रिकॉर्ड कहेंगे। तो रिलेटेड फील्ड्स जब मिल जाएं तो वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो अगर आप गौर करें कि रो में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और कॉलम में क्या लिखा हुआ है, फील्ड लिखी हुई है। ये वो कल वाला MCQ था जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद ये टेबल जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टेबल, इसकी डेफिनेशन ये है जनाब कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मिलते जुलते रिकॉर्ड्स मिल जाएं तो टेबल बन जाता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि रिलेटेड रिकॉर्ड से क्या मुराद है। ये रिकॉर्ड, यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा, फॉर एग्जांपल 2 असद, इसकी क्लास 12 3 4 5 फ़ोन नंबर, तो ये जो सारे यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड्स हैं, सारे के सारे किसके हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं सारे। बीच में कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर, कोई बैंक अकाउंट, कोई डीलर, कोई एम्प्लॉई, कोई वर्कर नहीं है, सारे के सारे रिलेटेड रिकॉर्ड हैं। तो जब रिलेटेड रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो एक टेबल बन जाता है जिसे हमने फाइल का नाम भी दिया होता है। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटाबेस के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगर क्लियर है आपको फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल के कुछ नाम बताऊंगा, इनको नोट कर लें। बुक में लिखे हुए हैं लेकिन सारे नाम एक ही जगह पे नहीं लिखे हुए, कुछ चैप्टर नंबर 3 में है, कुछ यहाँ पे चैप्टर 2 में है। तो मैं आपको यहीं पे बताने लगा हूँ, इनको नोट डाउन कर लें, इनको लिख लें, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जो फील्ड होती है ना, फील्ड, यहाँ पे जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ नहीं भी लिखे हुए ना लेकिन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो फील्ड होती है ना, फील्ड, इसको कॉलम भी कहते हैं, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसको डेटा एलिमेंट भी कहते हैं, डेटा एलिमेंट, डेटा आइटम भी कहते हैं, आइटम भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है, दोबारा बता रहा हूँ, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट, डेटा एलिमेंट, डेटा आइटम या सिंपली आइटम। ये क्या है, फील्ड्स की फील्ड है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड जो है इसे हम रो भी कहते हैं क्योंकि रो में लिखे होते, रो भी कहते हैं। इसको हम टपल भी कहते हैं, टपल, TUPLE, टपल, टपल, ठीक है, रिकॉर्ड को टपल भी कहते हैं। इसे अकरंस भी कहते हैं, अकरंस, अकरंस, ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखा हो, चैप्टर 3 में है ये वर्ड अकरंस का। इसे हम अकरंस भी कहते हैं और इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं, इंस्टेंस, जिसका मायने लम्हा होता है ना, इंस्टेंस, लम्हा, ठीक है। तो इंस्टेंस ये भी रो को ही कहते हैं। तीसरा हमारे पास टेबल, टेबल को फाइल भी कहते हैं, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, रिलेशन, ये दो वर्ड्स हैं, रिलेशन और रिलेशनशिप। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं रिलेशनशिप और रिलेशन का मतलब एक है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंट है डेटाबेस में। मैं हमेशा बच्चों को समझा देता हूँ पहले दिन ही कि रिलेशन रिलेशनशिप में फ़र्क समझें। जहाँ डेटाबेस के अंदर रिलेशन का वर्ड है, रिलेशन, उसका मतलब टेबल है, बस ये याद रखें। रिलेशनशिप का मतलब ताल्लुक है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में मॉडल्स के अंदर पढ़ा था कि जी हम टेबल्स को मिलाते हैं आपस में। तो रिलेशन बेसिकली टेबल का नाम है। अच्छा, टेबल को हम डाटा सेट भी कहते हैं, डाटा सेट, सिंपल सेट भी कहते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, आई थिंक यही है बस इसके नाम, हाँ, डाटा ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको हम टेबल कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, फाइल कहते हैं,
इसको हम सेट कहते हैं या डाटा सेट कहते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये टेबल के डिफरेंट नेम्स हैं। ये आपने नेम्स जो जो मैंने बताए हैं इनको याद करना है। मैंने आपको कहा है कि इनको नोट डाउन कर ले ताकि आपको याद रहें और बाद में जब आप पढ़ें तो आपको आसानी हो। ओके, सो आगे एंटिटी की डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी थी कि एंटिटी क्या है, कि आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। ये एंटिटी है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग अबाउट विच वी स्टोर डाटा इन द टेबल। मतलब किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी कंट्री का नाम जिसके बारे में हम टेबल के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एंटिटी है, अगर ये टीचर्स का रिकॉर्ड होता तो टीचर यहाँ पे एंटिटी होनी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या है, टेबल। टेबल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात। ये वो 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने ज़हन में रखनी होती हैं जब भी टेबल बनाना होता है। अगर इनकी हम रूल समझ लें, अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो टेबल हमारा सही नहीं है, टेबल हमारा गलत है। ये 4 रूल्स क्या हैं। नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। डुप्लीकेट से क्या मुराद है, फर्ज करते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड है नंबर 3, रोल नंबर 3 है, उसका नाम भी अस्मा है। नाम सेम हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स के, क्लास भी सेम हो सकती है। ठीक है, अब फ़ोन नंबर चेंज हो गया, 7, 8, 9 कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या ये रिकॉर्ड रिपीट हो गया अस्मा का और अस्मा का? नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ। डुप्लीकेट रोज या डुप्लीकेट रिकॉर्ड से मुराद ये है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, अगर सारा कुछ सेम हो, एक चीज भी डिफरेंट है तो फिर वो डिफरेंट ही हम कंसिडर करते हैं, वो एक जैसे नहीं है। यही वजह है कि हमने रोल नंबर क्यों दिया होता है स्टूडेंट्स को, कि कोई ना कोई चीज़ तो हो जो उनको आपस में डिस्टिंक्ट करे, डिफरेंशिएट करे। रोल नंबर ना हो तो क्लास में एक नाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, इवन के एक फादर नेम के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। तो बिल्कुल सेम 2 रोज एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर अहम। रोज का जो ऑर्डर है ना, यानी ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनका ऑर्डर मतलब इनकी तरतीब, इनका सीक्वेंस जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब गैर अहम है। आपकी मर्जी है, आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में, या Z to A कर लें यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपकी मर्जी, इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई कैद नहीं है। आप रोल नंबर वाइज अरेंज कर लें, आप क्लास वाइज अरेंज कर लें, ठीक है, आप उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से अरेंज कर लें। तो ऑर्डर जो है वो अपनी मर्जी से रख लें। उसके बाद वो कहता था ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। कॉलम का भी ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट। आपकी मर्जी शुरू में रोल नंबर लिखें, आपकी मर्जी एंड में रोल नंबर लिखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करें। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि द कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। हर कॉलम जो है वो एलिमेंटल होना चाहिए यानी एटॉमिक होना चाहिए, मतलब कोई एक वैल्यू उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। कोई कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। जैसे ये जो है एक रोल नंबर 1, इसमें एक वैल्यू होनी चाहिए, इसमें है वैल्यू, मतलब कोई भी जो बॉक्स है, एक सेल है, वो खाली नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। तो ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज थी। अगला टॉपिक ज़रा हैवी टॉपिक है समझने के हवाले से, क्योंकि ये हमारे कोर्स में इसकी कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इससे ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये ज़रा कोडिंग है छोटी सी। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में कि SQL एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसके ज़रिए से हम कोडिंग करके डेटाबेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, व्यूज़ के बारे में बता रहा है कि व्यूज़ क्या है। व्यूज़ स्टूडेंट्स, व्यूज़ जो है ना ये क्रिएट किए जाते हैं SQL के अंदर। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसमें डेटाबेस बनाया जाता है। आपको याद होगा जैसे C लैंग्वेज में हम फंक्शंस क्रिएट करते थे, फंक्शंस क्रिएट करते थे ना किसी काम के लिए। आपको याद होगा कि C लैंग्वेज में हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसी तरह से व्यू जो है वो SQL का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये क्या है? व्यूज़ बेसिकली SQL का एक पार्ट है जो कि हम लगाते हैं अपने डेटाबेस में किसी टेबल के ऊपर, उस टेबल की सिक्योरिटी के लिए। मतलब एक शख्स आया, उसने मुझे कहा भैया मुझे टेबल दिखाओ, इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है। अब मैं उसको दिखाना भी चाहता हूँ, लेकिन उससे फ़ोन नंबर हाइड करना चाहता हूँ फॉर सम प्राइवेट रीजंस। तो प्राइवेसी ना ख़राब हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको सिक्योरिटी लगा के दे दूँगा। उसको रिकॉर्ड नज़र आएगा, उसे फ़ोन नंबर नज़र ही नहीं आएगा, उसे पता ही नहीं लगेगा यहाँ फील्ड फ़ोन नंबर की है भी। ठीक है, सो व्यू जो है वो SQL के अंदर क्रिएट होते हैं, किस लिए? सिक्योरिटी के लिए, डाटे को सिक्योर करने के लिए। अच्छा, अब व्यू लगाते कैसे? एक छोटी सी मिसाल उसने यहाँ बुक में लिखी हुई है
सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट व्यू एज select roll number comma name from student where gender is equals to m। ठीक है, अब इसको ज़रा समझना आपने ध्यान से कि ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। क्रिएट सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये कमांड्स हैं एसक्यूएल की। हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कुछ कमांड्स हैं जैसे क्रिएट, वेयर वगैरह, ये कमांड्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस की थी। सो ये आपने ऐसे ही लिखनी है। ये व्यू ABC एज रोल नंबर नेम स्टूडेंट जेंडर इज इक्वल्स टू एम, ये हमने खुद लिखा। अच्छा ये है क्या, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एक टेबल पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, पहले से बना हुआ है एसक्यूएल के अंदर टेबल स्टूडेंट के नाम से, टेबल का नाम है स्टूडेंट। मैं उसके अंदर से तमाम स्टूडेंट्स के सिर्फ रोल नंबर और नेम देखना चाह रहा हूँ, बाकी कोई फील्ड कोई कॉलम और नहीं देखना चाह रहा, सिर्फ रोल नंबर और नेम देखना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नज़र आए जो कि मेल हैं, यानी बॉयज़ का मैं रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, गर्ल्स का नहीं देखना चाह रहा। तो एक फील्ड मैंने बनाई हुई है जेंडर की, उसमें जो बॉयज़ हैं उनका M लिखा हुआ है मेल, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए F लिखा हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं टेबल के अंदर ये फील्ड है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ सिर्फ रोल नंबर और नेम। तो जब भी व्यू क्रिएट करना है आपने लिखना है क्रिएट व्यू, आगे व्यू के भाई हम व्यू क्रिएट करें। यहाँ अपने व्यू का नाम रखना है कोई, यहाँ व्यू का नाम रखना है। ये जो मैंने ABC लिखा है सिर्फ समझाने के लिए, बुक में कोई और नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये व्यू का नाम रखना है आपने, आप अपनी याद दहानी के लिए कि मैंने ये रखा था, आप व्यू 1 कर लें, व्यू 2 कर लें, कोई भी नाम रख लें, मैंने वैसे समझाने के लिए ABC कर दिया। फिर आपने लिखना है एज, उसके बाद आपने लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के आगे हमेशा फील्ड्स के नाम लिखते हैं, फील्ड जोन सी हम देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो कौन सी फील्ड में देखना चाह रहा था, रोल नंबर और नेम, तो रोल नंबर कोमा नेम लिख दिया मैंने। फील्ड के नाम उसी तरह से लिखने जिस तरह टेबल में है, ये नहीं कि टेबल में RN लिखा और रोल नंबर के लिए यहाँ रोल नंबर पूरा लिखा हो, ऐसे नहीं करना, वही नाम लिखना है। ओके, फ्रॉम किस टेबल में से, टेबल तो बहुत सारे होंगे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं। तो हम सिर्फ स्टूडेंट में से देखना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो क्यूरी है, मतलब ये जो व्यू है हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ फ्रॉम के आगे स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम लिख देना है। वेयर क्या है, कंडीशन लगानी, क्योंकि मैं सिर्फ बॉयज़ का देखना चाह रहा हूँ। अगर कंडीशन ना लगानी होती, सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ नाम और रोल नंबर देखना है, तो यहाँ तक मेरी क्यूरी कंप्लीट हो जानी थी। कहते हैं एसक्यूएल में क्यूरी लगाना। ठीक है, ये ज़हन में रखना है, मैं वर्ड क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो BSc को तो वहाँ पे क्यूरी बोलते हैं, तो इसलिए मैंने मेरे मुंह से निकल के बार बार क्यूरी, तो आपने ज़हन में रखना है कि क्यूरी एक्चुअली जो हम कोड लिखते हैं एसक्यूएल के अंदर से क्यूरी लगा रहे हैं। तो वेयर कंडीशन क्या है, जेंडर इक्वल्स टू एम। जेंडर का फील्ड का नाम क्या है कि भाई जो फील्ड जेंडर है उसके अंदर जिन जिन का M लिखा हुआ है सिर्फ उनकी ये दो चीजें दिखाओ, किस टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल में से। और एसक्यूएल का ये रूल होता है, सी लैंग्वेज का क्या रूल था, जहां पे स्टेटमेंट खत्म हो वहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन, लेकिन एसक्यूएल का रूल होता है जहां क्यूरी एंड हो जाए सिर्फ एंड पे जाके आपने सेमीकोलन लगा देना है, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से व्यू लगाया जाता है। अब क्या होगा, स्क्रीन पे सिर्फ वो स्टूडेंट्स का नाम और रोल नंबर नजर आएगा जिनका जेंडर M है यानी बॉयज का। ठीक हो गया, अच्छा जी। अच्छा एक कमेंट है जी रिमशा का, सर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ना, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है ये। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम प्रोग्राम के पार्ट्स बना सकते हैं, ये सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। एंट्री टेस्ट में ये MCQ आएगा, तो बेस्ट आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर हम हमेशा क्यूरी लगाते हैं, इसके अंदर प्रोग्राम नहीं लिखते हम, इसके अंदर प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, इसके अंदर क्यूरी लगाते हैं। ये क्यूरी लिखी है मैंने, ठीक है, ये क्या है, क्यूरी है। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है एसक्यूएल। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। मैंने कल भी बताया था आपको,
अच्छा जी, बैटरी लो जी ईशा, बैटरी चेंज कर ली हमने। अच्छा जी, आगे है जी इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं? छोटी सी डेफिनेशन है इंडेक्सेस की, आप अपनी बुक के एंड पे देखें ज़रा, वहाँ पे इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। क्या होते हैं इंडेक्सेस? इंडेक्सेस में क्या लिखा हुआ है? पूरी बुक के अंदर कोई चीज़ हमने ढूंढनी है तो उसका रेफरेंस है वहाँ पे। क्या है? रेफरेंस। कि मैं एक डेफिनेशन ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही पूरी बुक में, ठीक है, तो मैं एंड पे इंडेक्सेस में जाऊँगा, अल्फ़ाबेटिकली रेंज हुआ है सारा कुछ, मैं वहाँ पे देखूंगा, डेफिनेशन का पेज नंबर देखूंगा, डायरेक्ट उस पेज नंबर पे जंप कर जाऊँगा। तो ये क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली, अब डेटाबेस में क्या है? डेटाबेस में इंडेक्स एक निशानी होती है, एक रेफरेंस होता है जो हम किसी फील्ड पे लगाते हैं, जिसके ज़रिए से हम कल को रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, उसमें मैंने कल को रिकॉर्ड सर्च करना है, किस हिसाब से, मतलब क्या नेम से सर्च करना है, क्या रोल नंबर से सर्च करना है, क्या फ़ोन नंबर से करना है? अमूमन किससे सर्च किया जाता है? रोल नंबर से किया जाता है ना, क्योंकि नेम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है। एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मेरा नाम अली है और मेरा रिकॉर्ड आप निकालें, मैंने फ़ीस जमा करवाई हुई है। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं अली नाम लिखता हूँ तो 3-4 आ जाएंगे, तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, अब जिसने फ़ीस जमा करवाई है वो कहेगा मैं ये वाला हूँ, तो ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो रोल नंबर मैं पूछूंगा, भाई तुम अपना स्पेसिफिक रोल नंबर बताओ ज़रा। तो रोल नंबर एक ऐसी फील्ड है जो यूनिक होती है, तो वो एक क्या है? इंडेक्स है। वो मेरी मर्जी होती है, मैं जिस मर्जी फील्ड के ऊपर इंडेक्स लगाऊं, रेफरेंस लगाऊं। तो जिस फील्ड से हमने डाटा सर्च करना है, हम उसके ऊपर इंडेक्स लगाते हैं। इससे हमारा जो डाटा बेस है उसको रन करना स्मूथ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रिमशा कह रही है ऑप्शन में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज नहीं था। बेटे ऑप्शन में नन ऑफ दीज आंसर था, मैंने कल भी बताया था, उसका आंसर नन ऑफ दीज था, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मौजूद नहीं था। तो जब नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है। ओके, कीज डेटाबेस का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप मास्टर लेवल पे हों, आप एमफिल लेवल पे हों, डेटाबेस आपने पढ़ना होता है। ठीक है, डेटाबेस ऐसा कोर्स है जो यूनिवर्सल है, कंप्यूटर की फील्ड में हमेशा पढ़ाया जाता है। डेटाबेस जहां पे भी आप पढ़ेंगे, इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कीज वाला होता है, हमेशा किसी भी लेवल पे। आपके इस लेवल पे भी है और आगे जब पढ़ेंगे वहां पे भी कीज वाला टॉपिक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर पेपर में इस टॉपिक को जरूर टच किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब पूछते हैं बच्चे, सर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 में नॉर्मलाइजेशन का है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपने पढ़ा भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना ये वाला टॉपिक, कीज वाला। ठीक है, कमेंट्स के अंदर जो गुफ्तगू है वो तो आपकी पूरी हो गई है, तो अब ज़रा इधर ध्यान करें, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ज़रा समझें कीज़ हैं क्या। कीज़ कहते किसको हैं? बहुत से टीचर्स की का असल मकसद जो है और इसका जो सही मतलब है वो नहीं बच्चे को कन्वे कर पाते। ठीक है, तो बहुत से टीचर बताते भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कि नहीं बता पाते, बच्चों को टाइप्स समझा देते हैं। ठीक है, और की का जो मेन मतलब है वो नहीं बच्चे को समझ आता की असल में है क्या। देखें, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा, आपने ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेनी है। बुक में लिखा हुआ है कि की जो है वो एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स का कम्बिनेशन है, ये लिखा हुआ है। फील्ड मतलब रोल नंबर, नेम, क्लास वगैरह, इनका कम्बिनेशन है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ ये है क्या। की बेसिकली किसी भी फील्ड या एक से ज़्यादा फील्ड की प्रॉपर्टी के लिहाज से उसको नाम दिया हुआ है। फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या खासियत है, उसके लिहाज से उसको नाम दिया गया है की का, क्योंकि की के आगे टाइप्स हैं, उस हिसाब से उसको दिया कि भाई ये जो कॉलम है, ये जो फील्ड है, ये वाली की है, ये फील्ड ये वाली की है, ये फील्ड ये वाली की है। उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से उसको डिफरेंट नेम्स अलॉट किए हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक फील्ड है जो यूनिक है, तो उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? वो कौन सी की है? प्राइमरी की है। ये भी हम पढ़ते हैं आगे, यूनिक की जो होती है प्राइमरी की कहते हैं। एक नॉन यूनिक है, उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी की कहेंगे। प्राइमरी तो नहीं ना फिर कहेंगे, क्योंकि वो नॉन यूनिक है। एक फील्ड है जो कि दो फील्ड्स हैं जो मिलकर यूनिक बन रही हैं, उसे हम कंपोजिट की कहेंगे, कनकैटिनेट की कहेंगे। ठीक है, तो एक की है, एक यानी एक कॉलम है, की समराद यहाँ कॉलम है। एक कॉलम है, एक फील्ड है, कॉलम फील्ड मैंने आपको बताया डिफरेंट नेम्स एक ही चीज़ के। एक कॉलम है, एक फील्ड है
जिसके मुताबिक मैंने टेबल में रिकॉर्ड्स को अरेंज किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नेम वाइज अरेंज कर लें, आप रोल नंबर वाइज अरेंज कर लें अल्फ़ाबेटिकली, या आप उसको नंबर के हिसाब से अरेंज कर लें। तो वो जो फील्ड है जिसके मुताबिक मैंने अरेंज किया वो कौन सी की होगी? सॉर्ट की होगी। सॉर्ट की, SORT, सॉर्ट की। तो ये जो फील्ड्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी के मुताबिक उनको डिफरेंट कीज के नाम दिए जाते हैं। तो की क्या है? असल में फील्ड है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये टाइप्स बताता हूं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, सबसे पहली जो की है वो है प्राइमरी की। मतलब इसका क्या मतलब है कि सब जो की है वो प्राइमरी की है। इससे मुराद ये है कि वो फील्ड जो ये वाली प्रॉपर्टी रखेगी टेबल के अंदर, वो फील्ड जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी खासियत ये वाली होगी, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये वाली होगी, जो मैं अभी बताऊंगा इसका क्या काम है, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी होती है जी इसकी? ये है जी यूनिक की। यूनिक का मतलब है इस पूरे कॉलम में कोई रिपीटिशन नहीं आनी। जैसे नेम है ना, नेम की फील्ड है, उसके अंदर रिपीटिशन हो सकती है। एक नाम है असद, 3 दफ़ा आ सकता है, 4 दफ़ा आ सकता है, वो उसकी प्रॉपर्टी यूनिक है ही नहीं, इसका मतलब उसे प्राइमरी की नहीं कहेंगे। रोल नंबर होता है, कभी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। कभी भी किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम होता ही नहीं है। तो रोल नंबर एक यूनिक की है, इसलिए उसको क्या कहेंगे फिर? वो प्राइमरी की है। अच्छा, एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी है यूनिक, और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है नोट नल। ये हाली भी नहीं होती, इसे हाली भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि रोल नंबर अगर किसी को अलॉट ही नहीं किया तो फिर वो कैसे क्लास में बैठेगा। तो रोल नंबर जो है प्राइमरी की है, उसके ऊपर ये दोनों शराइत जो हैं वो लागू होती हैं, उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होती हैं, इसलिए रोल नंबर हमारे टेबल में क्या होगा? प्राइमरी की होगी। या इसके अलावा अगर एक टेबल में CNIC है, एक एम्प्लॉई है, उसका CNIC है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो वो भी तो यूनिक होता है। क्या कभी किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर सेम हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। तो शनाख्ती कार्ड जो है वो कभी भी सेम नहीं होता, शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वो भी क्या है? प्राइमरी की है, और वो हाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे शनाख्ती कार्ड CNIC के नंबर की ऑप्शन होती है, वहाँ अगर किसी का CNIC नहीं बना हुआ उसको हाली नहीं जोड़ते, वो कहते हैं बेफॉर्म नंबर दो, रिक्वायर है, ये फील्ड रिक्वायर है, क्योंकि वो नल नहीं छोड़ सकते उसको, और वो है भी यूनिक। तो ऐसी फील्ड, ऐसी की, मैं वर्ड बोल रहा हूँ की का, ऐसी की जो कि यूनिक होती है, जो कि नॉट नल होती है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टी की बात, ठीक है। अच्छा, मदीहा ने पूछा जी फ़ोन नंबर भी प्राइमरी की है? बेटे, कुछ केसेस में फ़ोन नंबर प्राइमरी की हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं होता। ये जब हम टेबल बनाते हैं उस हिसाब से हम देखते हैं हमारे दायरे के मुताबिक क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, ये ज़रा बात, एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है क्लास में, ठीक है, स्टूडेंट्स के एंटिटी है यहाँ पे, तो 2 भाई अगर इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने वालिद का नंबर दिया हो तो सेम हो सकता है ना, इस केस में सेम हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी एम्प्लॉय के टेबल की बात करें जो किसी इदारे में मुलाजिम होते हैं, उनका तो फ़ोन नंबर डिफरेंट होगा, वहाँ पे हम उसे प्राइमरी की कर देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट का केस है वहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो नहीं हो सकता प्राइमरी की। हाँ, आप प्राइमरी की एग्जांपल में फ़ोन लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि कुछ केसेस में हो सकता है ना, तो लिख सकते हैं। नेम जो फील्ड होती है ना, नेम, वो किसी भी केस में प्राइमरी की नहीं हो सकता, वो नहीं आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते। बहरहाल अब तो ये क्या है, इसमें लिखना तो नहीं है, लेकिन आपने ज़हन में रखना है। हाँ, अगर आपको ऑप्शन में है कि फ़ोन नंबर क्या यूनिक होता है, तो आपने वहाँ पे ऑप्शन लगाना है येस, क्योंकि कुछ केसेस में हो जो सकता है तो वहाँ पे लगा देना, ठीक है। वैसे अगर हम कॉन्सेप्चुअल देखें, कॉन्सेप्ट वाइज देखें, तो कुछ केसेस में फ़ोन नंबर नहीं भी होता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, क्लास में 2 भाई हैं या बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो उनका फ़ोन नंबर सेम हो सकता है, वालिद साहब का है, घर का PT से लैंडलाइन नंबर सेम हो सकता है। तो डिपेंड करता है डेटाबेस कौन सा है, हमने अपने दायरे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना होता है कि यहाँ पर रिपीटिशन आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। अगर तो आ सकती है तो फिर हम उसे प्राइमरी की नहीं कहेंगे, लेकिन अगर नहीं आ सकती हम कहेंगे भाई ये भी प्राइमरी की है। अच्छा, अब 1-2 बातें ज़रा सुने ज़रा ध्यान से, बड़ी अहम। ओके, क्या बातें हैं जी? हर टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। प्राइमरी की हर टेबल में ज़रूर होनी चाहिए, बाकी जो आगे कीज़ पढ़ेंगे वो हो या ना हो, प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमने रिकॉर्ड्स को सर्च करना होता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, एक स्टूडेंट आता है, कहता है जी मेरे नाम से सर्च करें, कहता है फ़ोन नंबर से सर्च करें। भाई मैं उसे कहता हूँ तुम कोई यूनिक फील्ड तो बताओ, फिर मैं उसे कहूँगा रोल नंबर बताओ, फिर हम सर्च करेंगे, ठीक है ना। अगर स्कूल की बात है वहाँ पे CNIC तो होगा नहीं, तो मैं कहूँगा अपना रोल नंबर। तो कोई ना कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कि यूनिक होनी चाहिए, यानी प्राइमरी की हर टेबल में मस्ट है। ये MCQ पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कौन सी की है जो हर टेबल में लाजमी होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती,
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर एक टेबल में रोल नंबर है, हमने उसे प्राइमरी की बनाया हुआ है, और उसी टेबल में अगर CNIC है तो फिर वो प्राइमरी की नहीं होगी, ये तो 2 हो गई। तो ऐसा नहीं है, प्राइमरी की एक ही है, वो जो दूसरा है हमारे पास वो अल्टरनेट की बन जाएगा। अगली जो है हमारी सेकेंडरी की के बाद अल्टरनेट की है, या जिसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। एक टेबल में 2 हमें फील्ड्स नजर आ रही हैं जो यूनिक है, एक को हमने कंडीशन लगा दी प्राइमरी की भाई इधर डुप्लीकेट नहीं होने देना। अब अगर वहां पे डुप्लीकेट करने भी दिया ना, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन होती है, आपने उसे प्राइमरी की बना दिया, अब जब आप डुप्लीकेट करने लगेंगे तो वो एरर दे देगा आपको, कहेगा इसके प्राइमरी की लगी है, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते या हाल ही नहीं छोड़ सकते। अच्छा, तो एक टेबल में जब प्राइमरी की लगी हुई है और एक और हमें ऐसी फील्ड नजर आ रही जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिकनेस और नॉट नल, जैसे लाइक CNIC बताया मैंने, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर प्राइमरी की नहीं लगेगी, उसके ऊपर लगेगी अल्टरनेट की या कैंडिडेट की। अल्टरनेट की या कैंडिडेट की प्रॉपर्टी वही है ये वाली, लेकिन जब एक प्राइमरी की लग गई तो दूसरी को प्राइमरी की नहीं बल्कि अल्टरनेट या कैंडिडेट की बना के हम लगाएंगे। बस ये छोटा सा फर्क है, प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। अल्टरनेट कैंडिडेट ये एक ही फील्ड का नाम है, और दूसरी जो प्राइमरी की है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। फर्क ये जब एक प्राइमरी की लग गई तो दूसरी जो है वो अल्टरनेट या कैंडिडेट हो सकती है। और अल्टरनेट या कैंडिडेट एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है और हर टेबल में प्राइमरी की मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जो है ये नॉन यूनिक फील्ड होती है, लाइक किसी स्टूडेंट का नेम है तो वो सेकेंडरी की है, किसी स्टूडेंट की क्लास है, अब क्लास सबकी सेम होगी, स्टूडेंट्स की हो सकता है कि सबकी ना हो लेकिन हो सकती है सेम, तो वो भी सेकेंडरी की में आएगा। ठीक है, कैंडिडेट और अल्टरनेट की मैंने आपको बता दिया नंबर 3 पे। अल्टरनेट की यानी प्राइमरी की के मुतबादिल या कैंडिडेट की। अच्छा, ये क्यों होती है, मुतबादिल इसे क्यों कहा गया? जैसे एक स्टूडेंट आता है, कहता है सर मेरा रिकॉर्ड है वो आप मेरी फ़ीस जमा कर लें और ये मेरा रोल नंबर है, या वो कहता है मुझे रोल नंबर याद नहीं है, मेरी फ़ीस जमा आप कर लें। तो फिर हम प्राइमरी की तो जो टेबल में थी जिससे मैंने रिकॉर्ड सर्च करना था वो तो उसको पता ही नहीं है, तो फिर मैं उससे कहूँगा कि मेरे पास मुतबादिल है, तुम अपना CNIC बता दो। CNIC बताएगा तो हम सर्च, तो अल्टरनेट की जो है वो प्राइमरी की के मुतबादिल काम कर लेती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंपोजिट की नंबर 4। कंपोजिट की क्या है जनाब? कंपोजिट की किसी टेबल में अगर हमें कोई यूनिक फील्ड नज़र ही नहीं आ रही, किसी टेबल में अगर हमें कोई यूनिक फील्ड नज़र आ ही नहीं रही, फिर क्या करें? प्राइमरी की तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना जिससे रिकॉर्ड सर्च करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे 2 फील्ड्स पकड़ेंगे, 2 फील्ड्स को मिलाएंगे, जब उनकी वैल्यूज हम इकट्ठी करेंगे ना वो यूनिक हो जाएगी। तो 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड्स मिला के जब यूनिक हो जाएं उसे हम कंपोजिट की, या इसका दूसरा नाम है कनकैटिनेट की। कनकैटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना, कनकैटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड्स को मिला के हम यूनिक बना दें तो वो कनकैटिनेट की या कंपोजिट की बन जाती है। उसके बाद है जी सॉर्ट या कंट्रोल की। अच्छा, ये जो कंपोजिट की है ये एक पूरा, इसे जो है ना वो एग्जाम्पल के लिए इसका एक पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, चूंकि एंट्री टेस्ट है तो इसमें ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ बताई है वो ज़हन में रखेंगे इतना काफ़ी। यानी कि एक टेबल में अगर 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड्स को मिला के यूनिक बनाया जाए तो वो कंपोजिट की कहलाती है। उसके बाद सॉर्ट की है जिसको कंट्रोल की भी कहते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद कह रहे हैं सर सेकेंडरी की रिपीट कर दे। बेटे सेकेंडरी की नॉन यूनिक की है, एक टेबल में वो फील्ड जो यूनिक नहीं है, नॉन यूनिक है। नॉन यूनिक का मतलब है रिपीटिशन आ सकती है, लाइक नेम है, नेम रिपीट हो सकता है, लाइक क्लास है रिपीट हो सकती है, सेक्शन है रिपीट हो सकता है, ये सारी की सारी सेकेंडरी हैं। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है। तो सेकेंडरी एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो नंबर 5 पे है सॉर्ट या कंट्रोल की। ये वो की है जिसके मुताबिक हमने टेबल में रिकॉर्ड्स को अरेंज किया होता है। लाइक अगर मैंने नेम के हिसाब से अरेंज किया हुआ है, मैं कहता हूँ अल्फ़ाबेटिकली रेंज हो जाए, सेंडिंग ऑर्डर में ए वाले नाम पहले हैं, बी वाले बाद में, फिर सी डी एंड सो ऑन जी तक, इस तरह से। तो वो जो नेम वाली फील्ड है, नेम NAME, नेम वाली फील्ड, वो क्या होगी, वो सॉर्ट की कहलाएगी, यानी कंट्रोल की कहलाएगी, जिसके मुताबिक हमने रिकॉर्ड्स को अरेंज किया हुआ ऊपर नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की ज़रा समझें ध्यान से स्टूडेंट्स, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आगे आना है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना आपने। फॉरेन की क्या होती है ये आगे चैप्टर नंबर 3 में, फिर चैप्टर नंबर 4 में भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा फॉरेन की का, तो ये आपने ज़हन में रखना, क्योंकि जब भी हम टेबल्स को आपस में मिलाते हैं उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, रिलेशनशिप वर्ड मैंने पहले भी बताया था, मतलब ताल्लुक,
रिलेशन तो टेबल को कहते हैं रिलेशनशिप। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनके दरमियान में किस की यानी किस कॉलम की वजह से उनको मिलाया होता है वो होती है फॉरेन की। ठीक है, अब फॉरेन की का क्या काम है, कैसे ये होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मदीहा कह रही है सेकेंडरी की नल हो सकती है। हाँ जी, सेकेंडरी की जो है ये नल हो सकती है। सेकेंडरी की प्रॉपर्टी ये नोट नल वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा सर आईटी सीरीज़ की बुक से तैयारी कर सकते हैं। और यार पहले लेक्चर तो समझ लो तुम, आईटी सीरीज़ की बुक से तैयारी कर लो। कॉन्सेप्ट जो है वो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पिक कर लो, तैयारी जहाँ से मर्जी कर लो। ठीक है, वैसे मैंने पहले दिन बताया था कि टेक्स्ट बुक को अगर आप अपने पास रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बिलाल साहब आपको पहले दिन मैंने कहा था कि आप बुक ले लें, तो जनाब आपने अभी तक जो है वो आईटी सीरीज़ तो आप आईटी सीरीज़ से पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो उन टॉपिक्स को जो है वो देख लेना। अच्छा जी सर, एक टेबल में एट अ टाइम प्राइमरी की और कंपोजिट की हो सकती है? नहीं जी, एक टेबल में अगर प्राइमरी की है तो फिर कंपोजिट की नहीं होगी। ये ज़हन में रखना, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है इसने, ये रमीन नाम है, बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है। एक टेबल में एट अ टाइम प्राइमरी की है और कंपोजिट की नहीं हो सकती। अगर कंपोजिट की है तो प्राइमरी की नहीं होगी। कंपोजिट मिला के तो प्राइमरी बनाई हुई है, समझ आई ना बात। कंपोजिट बनाई क्यों थी, ताकि यूनिक बने कोई चीज़, तो प्राइमरी की ही वो बन जाएगी ना। ठीक है, तो बस फर्क ये है कि ये दो को मिला के बनी हुई है, प्रॉपर्टी तो वही है। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा जी, प्राइमरी की जब होगी तो कंपोजिट की जरूरत नहीं। अच्छा जी, फॉरेन की ये ज़रा समझ लें। फॉरेन की ये मैं इसका टेबल बनाना पड़ेगा, ऐसे ये समझ नहीं आएगी। नंबर 6 है फॉरेन की। एक टेबल की प्राइमरी की मतलब फील्ड एक टेबल में प्राइमरी की है, वही फील्ड दूसरे टेबल में भी मौजूद है, वही सेम फील्ड वैल्यूज भी वही दूसरे टेबल में मौजूद है, लेकिन वहां रिपीट हो रही है, वहां प्राइमरी नहीं है। तो जहां रिपीट हो रही है वो फॉरेन की होगी, जहां वो प्राइमरी की थी वहां प्राइमरी है। समझ आ गई इतनी? अब मैं एग्जांपल देता हूं तो मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी देखें, एक टेबल है, पेशेंट का, फर्ज करते हैं ये पेशेंट का डॉक्टर है, टेबल है सॉरी, पेशेंट मरीज का एक टेबल है एक हॉस्पिटल में जिसमें मरीजों का रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल इसमें एक फील्ड है पेशेंट आईडी, आईडी सिर्फ लिख देते हैं, आईडी नेम है। ठीक है, फिर डॉक्टर आईडी है कि इसको किस डॉक्टर ने चेक किया था, किस डॉक्टर ने चेक किया था उसका आईडी यहाँ पे लिखना है। ओके, पेशेंट आईडी है, फर्ज करते हैं 1 2 3 4, यहाँ उसका कोई नाम है ABCD। ठीक है, अब किस डॉक्टर ने चेक किया हुआ है, डॉक्टर का टेबल भी वहाँ हॉस्पिटल के डाटाबेस में, जाहिर है हॉस्पिटल का डाटाबेस है, पेशेंट्स का रिकॉर्ड, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, वर्कर्स का, जूनियर स्टाफ, सारा रिकॉर्ड होगा। तो एक टेबल डॉक्टर का है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर के टेबल में डॉक्टर आईडी है, डॉक्टर का आईडी, डॉक्टर का नेम D नेम, ठीक है, उसकी सैलरी, उसका ग्रेड, ठीक हो गया, उसका रूम नंबर या जो भी आगे जो भी फील्ड रखना चाहते हैं रखी होगी। अच्छा, अब डॉक्टर आईडी हमारे पास 101 102 103 104, बाकी नेम सैलरी ग्रेड कुछ भी हो सकता है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। अच्छा, इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, डॉक्टर आईडी, रिपीट नहीं हो रही, डॉक्टर आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है PK। और इस टेबल में पेशेंट आईडी जो है वो मतलब सिंपल आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। ओके, अब मुझे ये बताएं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक डॉक्टर एक से ज़्यादा पेशेंट को चेक करे? यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक ही पेशेंट को तो नहीं ना चेक करता, वो मल्टीपल लोगों को चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कि डॉक्टर जो है 101, इसने इस पेशेंट को भी चेक किया, इसने इस पेशेंट को भी चेक किया, तो उसके साथ डॉक्टर का आईडी लिख दिया, ताकि कल को जब पेशेंट आए तो जब खुदा ना खास्ता दोबारा पेशेंट आया हॉस्पिटल वालों के पास, तो उसने उसका आईडी से पेशेंट का रिकॉर्ड सर्च किया तो पता लग गया कि इसको किस डॉक्टर ने चेक किया था, किस डॉक्टर ने चेक किया, तो उसी के पास भेज दें, क्योंकि उसने उसका पहले इलाज किया हुआ, उसको उसकी समझ है। ओके, तो फर्ज करते हैं 102 ने इसको चेक किया, 103 ने इसको, आगे और भी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नंबर 5 6 7 EFG। ओके, इसको भी 103 ने चेक किया, इसको 104 और इसको भी 104,
मतलब एक डॉक्टर ने एक से ज़्यादा पेशेंट्स को चेक किया हुआ है। 101 वाले ने इन दोनों को किया हुआ है, 103 वाले ने भी दोनों को किया हुआ है, 104 ने भी दो को किया, 102 ने सिर्फ एक को किया हुआ है। तो ये जो है डॉक्टर आईडी और ये जो डॉक्टर आईडी है, सेम फील्ड्स है ना, डाटा सेम है, नाम भी सेम है, वही वाली फील्ड है जो वहाँ से आई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी की है। लेकिन इस टेबल को और इस टेबल को हमने मिला दिया आपस में, इसके ऊपर हमने लगा दी फॉरेन की, ये फॉरेन की है जहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इस टेबल की प्राइमरी की इस टेबल में आगे फॉरेन की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, मिलाने का मकसद क्या था, ये टेबल रिलेट हो गए हैं, हमने पढ़ा था ना कि टेबल को हम रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि, अच्छा रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, जब इस पेशेंट का रिकॉर्ड निकालेंगे ना 1 का, तो यहाँ से 101 के अगेंस्ट डॉक्टर 101 का भी रिकॉर्ड सारा सामने आ जाएगा, 101 डॉक्टर का भी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ये मकसद होता है कि एक टेबल से दूसरे का रिकॉर्ड भी पिक कर लिया जाए, ठीक है। खैर मुबारक। अच्छा जी, उसके बाद ये फॉरेन की है। अच्छा, फॉरेन की के अंदर जो रिलेशनशिप बनता है ना, वो आपने याद रखना है 1 to 1, 1 to many हो सकता है, 1 to 1 और 1 to many, इसको 1 to 1, 1 to many कहते हैं। ये कल चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इसके बारे में परेशानी होना, डिटेल टॉपिक है। अच्छा जी, ये हमारी कीज कंप्लीट हो गई। 3 तरह के बंदे होते हैं, पर्सनल्स होते हैं डेटाबेस के इन्वायरमेंट के अंदर। कौन कौन से? एक होता है एंड यूजर, दूसरा होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डीए, और तीसरा होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए। ये समझें जरा, एंड यूजर कौन होता है, डीए कौन होता है, डीबीए कौन होता है। डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब बॉटम टू टॉप में आपको ये समझाने लगा हूँ, ये सिनेरियो यही है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जिसने एंटायर डेटाबेस क्रिएट किया, बनाया, लाइक एनालिस्ट जो है हमारा, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। जो एंटायर डेटाबेस को क्रिएट करने वाला होता है, जो डेटाबेस के अंदर तमाम कंडीशंस वगैरह लगाने वाला होता है, कीज लगाने वाला होता है, मुख्तलिफ टेबल्स को क्रिएट करने वाला होता है, उनके रिलेशनशिप बनाने वाला होता है। मतलब डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है पूरे डेटाबेस की, वो जो एनालिस्ट होता है डेटाबेस बनाने वाला, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम डाटे का, जो डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर होगा, डाटा डिलीट होगा, डाटे को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, मतलब पूरे डाटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी ने डाटाबेस बनाया वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, और जिस कंपनी को दिया जहां पे बंदा बैठ के ऑफिस में डाटा एंट्री कर रहा है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। और एंड यूजर कौन है? जो सिर्फ उसको यूज कर रहा है, यानी वो जिस बंदे के लिए रिकॉर्ड उन्होंने एंटर किया था ताकि हमारे कस्टमर्स यूज कर सके, लेट्स सपोज, तो वो एंड यूजर है, ठीक है। जैसे किसी एकेडमी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जिसने डेटाबेस बना के दिया जिस कंपनी ने, वो डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जिसने डाटा एंट्री की वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। और बाद में जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो सिर्फ स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख के उनकी फीसें जमा कर रहे हैं, बस रिकॉर्ड देखी जा रहे हैं और अपने पास जो है वो अपना काम कर रहे हैं, एंट्री कोई नहीं कर सकता, एंड यूजर एंट्री नहीं करता, वो सिर्फ उसको यूज करता है। और एक बात आपने हम याद रखनी है, डीबीए जो होता है ये कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, आईटी का एक्सपर्ट होता है। डीए जो होता है, डीए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, इसको भी कंप्यूटर की नॉलेज का होना जरूरी है। ये भी आईटी का चाहे एक्सपर्ट ना हो, लेकिन इसको कंप्यूटर की नो हाउ हो। और एंड यूजर कौन होता है? एंड यूजर के लिए आईटी का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एंड यूजर की ट्रेनिंग जरूरी है, कम से कम उतनी जितना उसने यूज करना है उतना उसको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये चैप्टर नंबर 2 था। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बैड न्यूज़ है, अच्छी खबर तो नहीं है, कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है फिज़िक्स का, वो फिज़िक्स के जो आपके टीचर हैं अहमद साहब, उनकी फैमिली में डेथ हो गई किसी की, तो एक अफसोसनाक खबर है। तो आपका वो लेक्चर नहीं होगा। आप सबसे गुजारिश है कि जो लवाहिकीन हैं उनके लिए भी दुआ करें, और जो फोत हुए उनकी मगफिरत के लिए भी दुआ करें, और फातिह शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ठीक है, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सर फिक्स्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड का बता दें। अच्छा बेटे, ये समझ लें ज़रा, फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड का मतलब है कि एक लेंथ फिक्स है, हम इस लेंथ से बढ़ा नहीं सकते फील्ड की चौड़ाई की बात हो रही है, फील्ड की चौड़ाई। ठीक है, और वेरिएबल लेंथ का मतलब है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो जब हम टेबल बनाते हैं ना, टेबल, तो जब हमने फील्ड के अंदर डाटा लिखना हो सकता है कि वो डाटा इतना लंबा हो गया उस फील्ड के अंदर पूरा नहीं आ रहा, लाइक एड्रेस पूरा नहीं आ रहा, तो हम उसको वेरिएबल लेंथ अगर उसकी है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। अगर फिक्स है तो फिर हम उसे बढ़ा नहीं सकते, वो नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसका सिर्फ ये मतलब है, इसके अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है।